और पहला पेपर जो अपना स्टार्ट है वो है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। गत 5 से 6 दिन से लगातार आपकी क्लास लग रही है। इनको देखते हुए लगभग आपके जो है सिलेबस का और इस पेपर से रिलेटेड जो डाउट है, किस तरह का सिलेबस जो है इसमें सम्मिलित किया गया है, उससे संबंधित डाउट जो है सभी तरह के मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब अपने बात करते हैं पेपर की ओर कि कौन सा जो है फर्स्ट यूनिट में जो अपने पढ़ रहे थे वो सिस्टम आगे किस तरह रहता है। तो अपने जो कल चर्चा कर रहे थे वो ग्रंथियों के बारे में कर रहे थे, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी सिस्टम के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बताया कि यूनिट फर्स्ट में आपके जो सिस्टम है वो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ना है, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है आपकी छोटी क्लासों में भी लगा था, जिसके अंदर आपने नॉर्मली पढ़ा था कि कौन सी ग्रंथि जो है वो कहाँ सिचुएटेड होती है, किस तरह से इस ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन जो है सिक्रीट किया जाता है। लेकिन इस भाग के अंतर्गत अपने जो इसमें पढ़ेंगे वो रहेगा डिटेल स्टडी कि किस तरह इस ग्रंथि की ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर रहती है, किस तरह ये जो है भूमिका प्ले करते हैं। तो चलिए अपने बात करते हैं ग्लैंड्स की। तो पहली यूनिट में सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां आपको पढ़नी है। तो अपने पढ़ रहे थे सबसे पहले जो फर्स्ट ग्लैंड की अपनों ने बात की थी वो कौन सी थी? हाइपोथैलेमस। सबसे पहले जिस विषय पे, जिस ग्रंथि पे अपनों ने चर्चा की थी वो कौन सी थी? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस आप देख रहे हो कहाँ स्थित है? हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के जस्ट ऊपर वाली ग्लैंड जो होती है वो हाइपोथैलेमस होती है। ये जस्ट इसके ऊपर इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये कंट्रोल करती है डायरेक्ट किसके ऊपर? हाइपोफाइसिस ग्लैंड के ऊपर या पीयूष ग्रंथि के ऊपर। ये किस किस पर नियंत्रण करती है? ये डायरेक्ट कंट्रोल करती है पीयूष ग्रंथि पर। तो ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर जिसको मैंने बताया था वो कौन सा था? हाइपोथैलेमस। ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर जो रहता है वो कौन सा है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं तो वो है पीयूष ग्रंथि की। और पीयूष ग्रंथि को मैंने क्या कहा था? हाइपोफाइसिस कहा था। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा था? हाइपोफाइसिस कहा था। इसके अंतर्गत, इस हाइपोफाइसिस के अंतर्गत मैंने आपको 2 पार्ट बताए हैं। कौन कौन से? एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा मैंने कौन सा बताया? न्यूरो हाइपोफाइसिस। इस तरह 2 पार्ट जिसमें अपने भाग भी देखा था, कौन सा पार्ट कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 75% एडिनो हाइपोफाइसिस बनाता है, तो वहीं 25% भाग जो है वो कौन सा बनाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग बनाता है। चर्चा करते हैं अपने एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में। तो सबसे पहले अपने इस ग्रंथि की संरचना के बारे में पर्सन देख लेगा। एक बेसिक फीचर्स तो मैंने 2 लेसन के अंदर पहले आपको बता दिया था, लेकिन अब अपने चर्चा करते हैं इसकी संरचना पर। किस पर? संरचना पर। हर ग्लैंड्स की आपको इसके अंदर संरचना पढ़नी पड़ेगी, किस तरह की संरचना जो है ग्रंथियों की पाई जाती है। तो अपने बात कर रहे हैं इस ग्रंथि की। तो ये ग्रंथि जो है 75% भाग जो इसका क्रिएट करती है वो करती है एडिनो हाइपोफाइसिस। और एडिनो हाइपोफाइसिस 3 भागों से मिलकर बनी होती है। एडिनो हाइपोफाइसिस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग, 3 पार्ट्स। और 3 भाग जो है वो कौन कौन से रहते हैं? पार्स डस्टेलिस नंबर 1 है, पार्स डस्टेलिस। और नंबर 2 भाग है पार्स इंटरमीडिया। नंबर 2 पार्स इंटरमीडिया। और नंबर 3 भाग जो रहता है वो है पार्स ट्यूबरेलिस। इस तरह कुल 3 भागों से मिलकर जो एडिनो हाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है वो निर्मित होती है। किस किस के, कौन कौन से 3 भाग रहते हैं अग्रपाली के? 3 भाग, पार्स डस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरेलिस। तो सबसे पहले जो है पार्स डस्टेलिस की अपने बात करें। पार्स डस्टेलिस जो है एडिनो हाइपोफाइसिस का सबसे बड़ा व मुख्य भाग बनाती है। पार्स डस्टेलिस एडिनो हाइपोफाइसिस का सबसे बड़ा व मुख्य भाग बनाती है।
तो अपने सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है आप उसमें देखिएगा कि पार्स डस्टिलिस कहाँ स्थित है। ये पार्स डस्टिलिस जो दिख रहा है अग्र पीयूष ग्रंथि का सबसे बड़ा भाग जो आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भाग कौन सा है? वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली का सबसे बड़ा व मुख्य भाग है जिसको पार्स डस्टिलिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो दूसरा भाग जो है पार्स ट्यूबरेलिस। पार्स ट्यूबरेलिस जो है हाइपोथैलेमस की ओर आगे बढ़ जाने के बाद इनफंडिबुलम के जो चारों ओर का भाग जो बनता है वो कौन सा है? पार्स ट्यूबरेलिस। ये दिख रहा है इनफंडिबुलर के सामने का जो चारों ओर का भाग है वो कौन सा भाग कहलाता है? पार्स ट्यूबरेलिस कहलाता है। आपको मात्र नाम और ये संरचनाएं याद करनी है, इसके बारे में एक एक लाइन का जिक्र जो है आपको करना है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ट्यूबरेलिस कौन सा भाग है? पार्स ट्यूबरेलिस वह भाग है जो इनफंडिबुलर स्तंभ के जस्ट सामने स्थित होता है, पार्स ट्यूबरेलिस कहलाता है। अब बात करें अपने तीसरे की, पार्स इंटरमीडिया की, तो पार्स इंटरमीडिया जो है, पार्स इंटरमीडिया डस्टिलिस व न्यूरोहाइपोफाइसिस के बीच का मध्य का भाग पार्स इंटरमीडिया, ये जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह पार्स ट्यूबरेलिस आ रही है और पार्स डस्टिलिस दिखाई दे रहा है, यहाँ जो बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है वो कौन सा भाग बना रहा है? पार्स इंटरमीडिया, या इसको कहा जाता है मध्यपाली। संरचना को ध्यान से देखिएगा, अपने सिर्फ और सिर्फ इधर वाले भाग की बात कर रहे हैं, इधर वाले भाग की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पार्स डस्टिलिस जो क्रिएट हो रहा है वो दिख रहा है, सबसे बड़ा जो आगे का भाग है वो अग्रपाली बनाता है, जो मुख्य और बड़ा भाग है वो क्या है? पार्स डस्टिलिस। इसके जस्ट ऊपर का भाग जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? पार्स ट्यूबरेलिस। और इसके नीचे की साइड में आएंगे, जो बीच में दिखाई दे रहा है पार्स, यानी कि इस तरह कह सकते हैं अपने, ये जो है पश्चपाली है और ये अग्रपाली है। पश्चपाली और अग्रपाली के बीच का जो भाग दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? पार्स इंटरमीडिया। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इन दोनों के बीच का जो भाग है वो कौन सा है? पार्स इंटरमीडिया। संरचना को ध्यान से देखिएगा, फीचर्स जो है अपने आप क्लियर हो जाएंगे। पार्स डस्टिलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरेलिस, तीन भाग मैंने बताए किस प्रकार से ये भाग जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिएगा, सबसे पहले पार्स डस्टिलिस जो अग्रभाग क्रिएट कर रहा है, पार्स ट्यूबरेलिस जो इनफंडिबुलर के सामने वाला भाग है, और इसके जस्ट नीचे में जो दिखाई दे रहा है पार्स इंटरमीडिया जो अग्रवाली व पश्चपाली के बीच का भाग भी कहलाता है, वो कौन सा है? इंटरमीडिया। अब बात करते हैं अपने पीयूष ग्रंथि के दूसरे भाग की, जिसको क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि का दूसरा भाग जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, ये तीन भागों से मिलकर बना होता है। पार्स नर्वासा, पार्स नर्वासा इनफंडिबुलर स्तंभ, इनफंडिबुलर स्तंभ, और तीसरा है मध्य उभार। तीसरा भाग जो है वो कौन सा है? मध्य उभार। पार्स नर्वासा इनफंडिबुलर स्तंभ और तीसरा भाग जो है वो मध्य उभार के नाम से, मीडियन इंसेमिनेंस के नाम से जाना जाता है, जो मध्य उभार जिसको कहा जाता है। संरचना में देखिएगा कहाँ ये भाग स्थित है। उसी तरह देखिएगा, सबसे पहले जो इधर का मुख्य व मेन भाग जो है वो कौन सा है? पार्स नर्वासा, जो पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली का मेन भाग क्रिएट करता है, जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये भाग कौन सा है? इसको पश्चपाली के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग का मेन भाग जो है वो किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न उठकर अपने सामने आता है। तो पार्स नर्वासा जो है वो पश्चपाली का मेन भाग है और पार्स डस्टिलिस जो है वो अग्रपाली का मेन भाग है। दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने स्थित है और इसका बीच का जो भाग है वो क्या कहला रहा है? पार्स इंटरमीडिया कहला रहा है, जो किसका भाग है? जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली का भाग है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं दूसरा भाग, अगर बात करें इनफंडिबुलर स्तंभ। इनफंडिबुलर स्तंभ जो जस्ट इसके ऊपर है, यानी कि पार्स ट्यूबरेलिस के जस्ट सामने वाला भाग क्या है? इनफंडिबुलर स्तंभ। और ऑप्टिक कियाज्मा जो हाइपोथैलेमस से संबंधित होकर ऑप्टिक कियाज्मा जो ऊपर से आ रही है, इसके जहां से जुड़ने वाले भाग पर एक उभार बनता है, जिसको क्या कहा जाता है? मध्य उभार कहा जाता है। और ये मध्य उभार इस प्रकार से यहाँ सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। संरचना आपको क्लियर दिख रही है। दोबारा देख लीजिएगा कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो सब पे कंट्रोल करती है, सब पे कंट्रोल करती है, तो सबसे ऊपर स्थित होएगी। और ये यहाँ से दो कारक इसको देगी, एक पॉजिटिव फैक्टर और दूसरा नेगेटिव फैक्टर। पॉजिटिव फैक्टर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा हार्मोन की सिक्रेशन पर, और नेगेटिव फैक्टर क्या करेगा? हार्मोन के
सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, रोकेगा और सिक्रेशन को जो बढ़ावा देगा वो फैक्टर जो है वो रिलीजिंग फैक्टर कहलाएगा। इस कारण जो हाइपोथैलेमस है वो सर्वोच्च कमांडल जो सबसे ऊपर स्थित होती है। इसके बाद में जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है पीयूष ग्रंथि की, और मटर के दाने के आकार की एक्टोड्रम से बनी, मटर के दाने के आकार की एक्टोडर्म से बनी ये ग्रंथि, मटर के दाने के आकार की एक्टोडर्म से बनी ये ग्रंथि स्फिनोइड अस्थि की सेला टर्शिका, स्फिनोइड अस्थि की सेला टर्शिका, स्फिनोइड अस्थि की सेला टर्शिका भाग गुहा में, कैविटी में, गर्त में स्थित होती है। मटर के दाने के आकार की हल्के गुलाबी रंग की यह ग्रंथि होती है। इसका निर्माण भ्रूण के एक्टोड्रम से होता है और ये स्फिनोइड अस्थि की सेला टर्शिका गर्त में स्थित होती है। एक्टोडर्म जो टर्म है वो आपके क्लियर है कि भ्रूण के डेवलपमेंट के दौरान जो गैस्ट्रुला भवन की प्रक्रिया होती है उसके बाद में 3 लेयर बनती है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, जिनको जनन स्तर संकल्पना में भी समझाया गया है। ये तीनों लेयर्स जो है विभिन्न अंगों के निर्माण की जिम्मेदारी लेती है। इसके बाद में अंग विभाजन होता है और अंगों का निर्माण होता है, वहां से उठ के ये एक्टोड्रम टर्म आती है और इस एक्टोड्रम से भ्रूण की पीयूष ग्रंथि का निर्माण होता है, जो किस प्रकार से सिचुएटेड रहती है, क्या इसकी स्थिति होती है, किस प्रकार के हार्मोन जो है वे इसके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। तो डायग्राम आपको स्पष्ट क्लियर दिख रहा है। ऑप्टिक कियाज्मा वाले सबसे नीचे वाले भाग जो जस्ट इसके नीचे आता है और एक उभार सा बनाता है, मध्य उभार कहलाता है, जो पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग का 3rd भाग है। और जो 2nd भाग है वो कौन सा है, इनफंडिबुलर स्तंभ, और जो 1st भाग है वो कौन सा है, पार्स नर्वासा। ये सारा का सारा भाग अग्र भाग के पीछे दिखाई देता है, इस कारण इसको पश्चपाली भी कहा जाता है। और अग्रपाली जस्ट इसके सामने आपको दिखाई दे रही है। जो सबसे मेन भाग है वो पार्स डस्टेलिस है और इसके बीच का इंटरमीडिया और ऊपर का जो भाग है पार्स ट्यूब्रेलिस। इस प्रकार से इसकी संरचना जो है वो निहित रहती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको लेना है तो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन पीयूष ग्रंथि के किस भाग के द्वारा, यानी कि पीयूष ग्रंथि जब बनती है तो इसमें क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की सेल्स जो है वो मिलकर विभिन्न प्रकार के टिश्यूज क्रिएट करती हैं और इन टिश्यू से मिलकर, इन उत्तकों से मिलकर ये ग्रंथि बनी होती है। और इनमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और कौन कौन से भाग से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। पहले मैंने बताया था, सिर्फ डायरेक्ट बताया था कि एडिनोहाइपोफाइसिस से जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहले अपने सीधे नाम देखे थे, अब अपने देखें कि एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस के कौन कौन से भाग के द्वारा सिक्रीट होते हैं, यानी कि इस एडिनोहाइपोफाइसिस की स्ट्रक्चर के तौर पर देखेंगे कौन सी संरचना कहाँ पाई जाती है और उसके द्वारा कौन सा हार्मोन जो है वो सिक्रीट किया जाता है। चलिए बात करते हैं अपने। अब पीयूष ग्रंथि के भागों की बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो है सबसे पहले मैंने बताया 2 भाग इसके पाए जाते हैं। कौन कौन से, एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब इसका तो भाग कौन सा रहता है, तंत्रिका स्रावी भाग के द्वारा हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, तो इसका अपने नहीं जिक्र करें क्योंकि अपने पढ़ रहे हैं कोशिकाओं के बारे में कि कौन सी कोशिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, यानी कि इसकी कौन सी सेल्स रहती है और किस भाग में रहती है और उनके द्वारा कौन से हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। तो अपने चर्चा करते हैं इसके मेन भाग पर, जो 75% भाग बनाता है उस पर अपने चर्चा करते हैं कि कौन कौन से भाग जो है इसमें निहित रहते हैं। तो एडिनोहाइपोफाइसिस में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, क्रोमोफिल्स सेल और क्रोमोफोब सेल। क्रोमोफिल्स सेल और दूसरी है क्रोमोफोब सेल। 2 प्रकार की कोशिकाएं इसमें निहित रहती है। नंबर 1 क्रोमोफिल सेल
और नंबर 2 है जो है क्रोमोफोब सेल। अब क्रोमोफिल्स जो सेल है वो स्त्रावी प्रकार की होती है। कैसी होती है? सिक्रिटरी नेचर रखती है, स्त्रावी नेचर रखती है। अब जाहिर सी बात है, जो ग्रंथि स्त्रावी प्रकृति रखेगी, सीक्रेट करने वाला नेचर रखेगी, उसके द्वारा क्या होंगे? हार्मोन स्रावित होंगे और इसके द्वारा हार्मोन जो होते हैं वो सीक्रेट नहीं होते। तो अपने बात करते हैं क्रोमोफिल्स की। क्रोमोफिल्स जो है इसको कितने भागों में बांटा रहता है और कौन कौन सी कोशिकाएं इसमें निहित रहती है और इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन जो है वो स्रावित किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं क्रोमोफिल्स की। तो क्रोमोफिल्स में जो सेल रहती है प्रेजेंट, वो 2 प्रकार की सेल है, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। कौन कौन सी? एसिडोफिल्स। देखिए, सामान्य से बात टिपिकल की ओर जा रही है, तो यहां से टर्म्स एक एक क्लियर करते जाओगे, सिस्टम अपने आप अपग्रेड होता जाएगा। एसिडोफिल्स और दूसरा कौन सा बताया मैंने? बेसोफिल्स। क्योंकि कल जो मैंने लेसन में बताया, जो आपको मैं रेगुलर क्लास के अंदर बता रही हूँ, उसके अंदर मैं सिर्फ ग्रंथियों के नाम की चर्चा कर रही हूँ और ग्रंथियों से कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो चर्चा अपने कर रहे हैं। तब आपको लग रहा था कि सब सिस्टम जो है वो बहुत आसान है, लेकिन अब अपने आएंगे संरचना के तौर पर। अगर इसको समझ कर अच्छी तरीके से किया जाए तो अपने आप सिस्टम आसान हो जाएगा। वरना जो है ये नाम बहुत टिपिकल लगते हैं, याद नहीं होते, लेकिन इसको आप समझ के करोगे तो एक एक सिस्टम अपग्रेड होता जाएगा। देखिए, आपने बात करी संरचना की। संरचना आपके सामने है, इधर वाला भाग सारा पश्च है, इधर वाला भाग सारा क्या है? अग्र है। अब अपने बात इधर कर रहे हैं, इधर बात करें तो अपने संरचना की बात कर रहे हैं। और संरचना की बात करें तो 2 भाग है, 10 दिन हो गए कम से कम रटते हुए, तो ये सिस्टम तो आपको याद हो जाएंगे। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस 2 भाग है, और 2 भाग का न्यूरो जो है वो तंत्रिका वाला है, तो इसका सिस्टम छोड़ दीजिए। ये तंत्रिका के द्वारा हार्मोन सिक्रीट करेगा, इसी कारण इसके द्वारा स्रावित हार्मोन न्यूरो हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूरो हार्मोन। और कौन कौन से हार्मोन है जिनको न्यूरो हार्मोन कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा अगर किसी को मालूम है तो, कौन कौन से हार्मोन जो है वो न्यूरो हार्मोन की श्रेणी में आते हैं। चलिए तब तक देखती हूं आगे। क्रोमोफिल्स की बात करें तो अपने 2 प्रकार की सेल्स होती है, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। अब अपने बात करते हैं एसिडोफिल्स की। एसिडोफिल्स जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, सोमेटोट्रोफ, लैक्टोट्रोफ और कोर्टिकोट्रोफ। सोमेटोट्रोफ, लैक्टोट्रोफ और नंबर 3 है कोर्टिकोट्रोफ। क्लियर कीजिएगा कि एडिनो हाइपोफाइसिस में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोब्स। क्रोमोफिल्स जो है वो स्रावी नेचर की होती है, तो ये हार्मोन का सिक्रीट करेगी, सिक्रेशन करेगी। ये हार्मोन सिक्रीट करेगी तो इसके अंदर 2 प्रकार की सेल्स मौजूद रहती है, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। और ये 2 प्रकार के उत्तक प्रेजेंट रहते हैं और इसके अंदर ये विभिन्न प्रकार की सेल्स प्रेजेंट रहती है, सोमेटोट्रोफ, लैक्टोट्रोफ और कोर्टिकोट्रोफ। 3 प्रकार की यहाँ मौजूद रहेगी। और इधर बेसोफिल्स की बात करें तो यहाँ रहेगी थायरोट्रोफ और गोनेडोट्रोफ। थायरोट्रोफ और नंबर 2 रहेगी वो है गोनेडोट्रोफ। देखिएगा कि क्रोमोफिल्स जो सेल है वो स्रावी नेचर की है। ये उत्तकों की बात हो रही है, ये इसका एक उत्तक है और इस उत्तक के अंदर ये जो पाई जाती है वो सेल्स है। तो क्रोमोफिल्स जो है ये सारी कोशिकाएं, ये सभी उत्तक जो है ये किस प्रकार का होता है? ये स्रावी नेचर का होता है। इसके द्वारा हार्मोन जो होते हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं और क्रोमोफोब्स जो है हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करती। तो इधर अपने बात करेंगे तो इसमें 2 प्रकार की सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स मौजूद रहता है, कोशिकाओं का ग्रुप मौजूद रहता है। एक को कहा जाता है एसिडोफिल्स, तो वहीं दूसरों को कहा जाता है बेसोफिल्स। अब एसिडोफिल्स की बात करें तो एसिडोफिल्स में 3 प्रकार की सेल्स जो होती है मौजूद रहती है, सोमेटोट्रोफ, लैक्टोट्रोफ और कोर्टिकोट्रोफ। और इधर बेसोफिल्स की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की, थायरोट्रोफ और गोनेडोट्रोफ। अब देखो नाम से स्पष्ट होता जाएगा, थायरोट्रोफ है तो किसका? थायरोट्रोपिन का हार्मोन का सिक्रीशन करेगी, यानी कि TSH का। थायरोट्रोपिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायरोट्रोफ सेल है। गोनेडोट्रोफ, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन करेगी। जहां FSH और LH की बात करते हैं तो वो सिक्रीशन गोनेडोट्रोफ सेल के द्वारा होएगा। अब अपने बात करते हैं सोमेटोट्रोफ, तो सोमेटोट्रोफ शब्द से निकल कर आ रहा है सोमेटोट्रोपिन, और सोमेटोट्रोपिन जिस हार्मोन को कहा जाता है वो हार्मोन है GH। सोमेटोट्रोपिन जिस हार्मोन को कहा जाता है वो कौन सा हार्मोन है?
GH, जिसको ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और लैक्टोट्रोफ, लैक्टोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, जो दुग्ध स्राव की क्रिया को प्रेरित करता है, तो वो कौन सा है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो लैक्टोट्रोफ सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और कोर्टिकोट्रोफ, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ACTH, कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है वो इसके द्वारा सिक्रीट कीजिए होगा। अब देखिए कितना शानदार जो है आपके प्रश्न का उत्तर निकलकर सामने आ रहा है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में लिखिए, तो सबसे पहले अगर आप हार्मोन उठा रहे हो, मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन उठा रहे हो, तो इसके अंदर आप क्या क्या फीचर्स लिख सकते हो? देखिए, तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो सबसे पहले सोमेटोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सोमेटोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। दूसरा जिक्र करोगे तो आप इसके अंदर बता सकते हो कि ये पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, अग्रपाली के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तीसरा फीचर अगर इसके बारे में आप लिखोगे तो आप ये बता सकते हो कि ये अग्रपाली की क्रोमोफिल्स सेल, अग्रपाली की कौन सी सेल? क्रोमोफिल्स, ये क्लस्टर ऑफ सेल है, सेल का ग्रुप है। क्रोमोफिल्स की सोमेटोट्रोफ सेल के द्वारा, क्रोमोफिल्स की सोमेटोट्रोफ सेल के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाला हार्मोन है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो प्राणी के वृद्धि व विकास को प्रेरित करती है। यह हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन। इसी प्रकार अगर आपने क्वेश्चन उठाएं कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो एडिनोहाइपोफाइसिस की बेसोफिल सेल के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाला गोनेडोट्रोफ हार्मोन है, जिसको FSH और LH के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से देखो, नंबर 1 भाग ये है और इसका छोटा भाग ये है और इससे भी छोटा भाग ये है, और इसके द्वारा जो सिक्रीट हो रहा है, जो सेल मेन रहती है, वो चौथा भाग यहाँ से निकलकर सामने आ रहा है। तो 4 टर्म्स एक हार्मोन से रिलेटेड निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आप जिक्र करोगे कि GH हार्मोन जो है सबसे पहले एडिनोहाइपोफाइसिस की क्रोमोफिल्स उत्तक की एसिडोफिल सेल की सोमेटोट्रोफ सेल के द्वारा सिक्रीट किया जा रहा है। जो यहाँ से 4 टर्म निकलकर आपके सामने आ रही है। तो इस तरह अपने एक एक हार्मोन को डिफाइन कर सकते हैं कि वो हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है और कौन कौन सी इस हार्मोन की जो है वो संबंधित कोशिकाएं रहती है। यानी कि आप देख रहे हो कि मेन जो कोशिकाएं हैं वो कहाँ आ रही है? मेन कोशिकाएं सभी अग्रभाग में आ रही है। इसी कारण पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग जो है वो मेन भाग कहलाता है और सबसे अधिक भाग जो है वो यही बनाता है। चलिए दोबारा चर्चा करते हैं। क्या देखा कि सबसे पहले ऊपरी भाग पर हाइपोथैलेमस, मटर के दाने की एक्टोड्रम से बनी, उसके बाद में पीयूष ग्रंथि आती है और पीयूष ग्रंथि 2 भाग रखती है, अग्रभाग और पश्च भाग। अग्रभाग भी 3 भागों से मिलकर बनता है, तो वहीं पश्च भाग भी 3 भागों से मिलकर बनता है। इधर वाला भाग अग्रभाग कहलाता है और इधर वाला भाग पश्च भाग कहलाता है। पश्च भाग, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, वो ये 3 भाग बनाता है, पार्स नर्वासा, इनफंडिबुलर और मध्य उभार। तो वहीं पार्स डिस्टलिस और ट्यूबरेलिस और इंटरमीडिया इसके द्वारा क्रिएट होता है। ये संरचना इसकी निहित रहती है और इन संरचना में एडिनोहाइपोफाइसिस में कौन कौन से उत्तक जो है इसके अंदर निहित रहते हैं, जो उत्तक आपको दिखाई दे रहे हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस में 2 तरह के उत्तक, क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोब्स पाए जाते हैं। क्रोमोफोब्स किसी प्रकार का सिक्रीटरी नेचर नहीं रखते, वहीं क्रोमोफिल्स जो है वो सिक्रीटरी नेचर रखते हैं और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं इनमें पाई जाती है और वो कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करती है और ये हार्मोन इस प्रकार से रहते हैं। तो ये चर्चा जो है आपने इस क्लास में की, इससे आगे की चर्चा आपने कल की क्लास में देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार और डिफाइन कर दूंगी अगर किसी को डाउट है तो। हाँ कर दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास का जो लिंक है आप शेयर करते रहिएगा। मुकेश छिंपा नमस्ते। रोमा कुमारी ऑक्सीटोसिन और ADH, अच्छा आंसर दे रहे हो आप। मुकेश कुमार ने आंसर दिया कि ऑक्सीटोसिन और ADH हार्मोन जो है वो न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन कहलाते हैं। वेरी गुड। वैसोप्रेसिन, वेरी गुड। ADH को वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। आप लिंक शेयर कीजिएगा। मैं देख रही हूँ कम से कम 10-12 स्टूडेंट ही अभी अटैच हो रखे हैं, तो ये चीज़ बहुत ही आपकी नेगेटिव पॉइंट जो है वो शो कर रही है। कम से कम आप जुड़े रहिएगा ताकि रेगुलरिटी जो है हमारी क्लास में बनी रहे। आपके फायदे की बात है। देखिए जुड़ना पड़ेगा,
बिना जुड़े हुए, बिना किताबों के, बिना किसी सिस्टम के। देखो लगना पड़ेगा, यहाँ आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आ रहा, सारा सिस्टम आपको बोल बोल के बार बार समझाया जा रहा है। तो आप इसको सुनने मात्र से अगर कुछ सीख रहे हो तो आप क्लास से जुड़िएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा ताकि वो जुड़े क्लास से। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, तट पर बैठे बैठे हाथ न कुछ ना आएगा, रतन मिलेगा तुझे अगर सागर की तह तक जाएगा। रतन मिलेगा तुझे अगर सागर की तह तक जाएगा। तो हमें सागर की तह तक जाना जरूरी है, कुछ सीखने के लिए हमें लड़ना जरूरी है, हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है। हम हर चीज़ किस्मत पे नहीं छोड़ सकते। यूं ही नहीं, हाथों के आगे खुदा ने भी अंगुलियां बनाई, क्योंकि किस्मत से पहले जो मेहनत है वो रंग लाती है। किस्मत से पहले मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना, हमें नहीं जो सिस्टम है ठीक है नहीं सेट बैठ रहा, तो हमने हमारा ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया कि कम से कम विद्यार्थी जो है हमसे जुड़े रहे और हमारी जो रेगुलर क्रिया है, जो हमारी दिनचर्या है वो बनी रहे। इसी कारण हम लोग आपसे भी ये आग्रह कर रहे हैं कि आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये रूटीन बना रहे, बच्चे जो है वो जुड़े रहे। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिएगा, एडिनोहाइपोफाइसिस क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोब सेल्स दो प्रकार की है। ये किसी भी प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करती। तो वहीं क्रोमोफिल्स जो है वो स्त्रावी नेचर की है। एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स दो प्रकार की जो इसमें ग्रंथियां होती है, दो प्रकार के भाग जो है वो इसमें निहित रहते हैं। ये तीन होती है और ये दो भाग होते हैं, थायरोट्रोफ और गोनेडोट्रोफ। इसके द्वारा TSH और इसके द्वारा LH। और नाम से लैक्टोट्रोफ को, प्रोलैक्टिन को लैक्टोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो इस कारण ये प्रोलैक्टिन शब्द जो है, लैक्टोट्रोपिन शब्द जो है वो निकल कर सामने आया। कोर्टिकोट्रोफ ACTH नाम से, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। तो कल मैंने चर्चा की थी एंडोक्राइन शब्द जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी कि एंडोक्राइन शब्द जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया। तो इस पर्सन को उठकर सामने आ रहा है, आप आंसर दीजिएगा कि एंडोक्राइन शब्द जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया। DR राहट। वाह वाह है तो घना ही आवा गुरुजी माने मौको चाहिए बस बोलने को। तो बताइए कि कौन सा वैज्ञानिक है जिसने एंडोक्राइन टर्म का सर्वप्रथम इस्तेमाल किया। आंसर दीजिएगा, आप लोग जुड़े हुए हैं लगातार, मैं देख रही हूं, तो इसका आंसर दीजिएगा। एंडोक्राइन शब्द जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया। आपके कमेंट आते हैं मैडम नोट्स बना लेंगे, तो नोट्स बनाने की बात की है, पहले आंसर दीजिएगा। नोट्स बिल्कुल बनवाए जाएंगे, सब चीज़ें आपकी सुचारू रूप से होगी, लेकिन आप एक्टिव रहेंगे तब, बच्चे जुड़ेंगे तब। ऐसे नहीं हो पाएगा कोई भी सिस्टम, क्योंकि क्लास जो है सामने बच्चे नहीं है, पढ़ाना वैसे भी टिपिकल होता जा रहा है, लेकिन आप लोग अगर एक्टिव है तो इंटरेस्ट बनता जाएगा, अपने आप क्रिएट होता जाएगा। तो बताइए एंडोक्राइन शब्द जो है सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया। एंडोक्राइन शब्द जो है सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, वो वैज्ञानिक है क्लॉड बर्नौड। क्लॉड बर्नौड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले, बिल्कुल रोमा कुमारी कह रही है क्लॉड बर्नौड, शाबाश, सबसे पहले जो है क्लॉड बर्नौड नामक साइंटिस्ट ने एंडोक्राइन शब्द का इस्तेमाल किया। और इसके बाद में जो पर्सन उठकर सामने आ रहा है, जो जनक है वो कौन सा है, एंडोक्राइन सिस्टम का जनक है वो कौन सा है, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जो है वो कौन सा है, वो जनक कहलाता है किसका, एंडोक्राइन सिस्टम का। और सबसे पहले जो हार्मोन खोजा गया वो कौन सा हार्मोन है, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है, सबसे प्रथम खोजा गया हार्मोन जो है वो सिक्रीटिन है। सिक्रीटिन हार्मोन की खोज जो है वो सर्वप्रथम की गई। और प्राकृतिक तौर पर जो है खोजा गया हार्मोन तो सिक्रीटिन है। और सबसे पहले जो हार्मोन संश्लेषित किया गया प्रयोगशाला में, जो सबसे पहले जो हार्मोन बनाया गया वो हार्मोन कौन सा है, वो हार्मोन है इंसुलिन। प्रयोगशाला परिस्थितियों में जो हार्मोन सबसे पहले निर्माण किया गया वो कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन कहलाता है। चलिएगा जुड़े रहिएगा, थैंक यू।